हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। आज हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड ह्यूमंस के कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ह्यूमन जेनेटिक्स, जैसा कि नेम में ही है, ह्यूमंस में किस तरह से कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसके पैटर्न को स्टडी करना ही आपका ह्यूमन जेनेटिक्स है। तो हियर द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की वो ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करना, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। किस तरह से ह्यूमंस में कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, कैसे आपके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज ह्यूमन जेनेटिक्स एंड इट वाज फाउंडेड बाय एरिक कैरोट। नेक्स्ट, मैन एज अ जेनेटिक मटेरियल। मैन को अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और क्यों स्टडी करना है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वही सारा कुछ हम लोग ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए या फिर नेचर के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो मैन को अगर हम एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो क्या होगा, मैन इज नॉट अ गुड जेनेटिक मटेरियल फॉर द स्टडी पर्पस। कोई भी अपने आप को एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह यूज करने के लिए नहीं देगा कि हाँ चलो हम पे एक्सपेरिमेंट सारे टेस्ट कर लो, कोई नहीं देगा। मैन कैन नॉट बी प्रोड्यूस रैपिडली एट विल। हमारी इच्छा के अनुसार मैन की जो पॉपुलेशन है वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इतनी जल्दी मैन को कि हाँ हमें कैरेक्टर्स के ट्रांसफर को, पैटर्न को चेक करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो एकदम से मैन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता और ना ही लार्ज नंबर में मैन में रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बींग्स में, मैन का मतलब है ह्यूमन बींग्स। मैन हैज अ लॉन्ग जनरेशन टाइम अबाउट 20 to 25 years एंड ही प्रोड्यूसेस। एक तो जनरेशन टाइम ज्यादा है उसका, 20 से 25 साल के बाद ही या उसी टाइम पीरियड में रिप्रोडक्शन वाली एज आती है। एंड जो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, सो हियर ही प्रोड्यूसेस अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक बार में एक ही होता है और इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है, हाँ हर साल बच्चे हो रहे हैं, नहीं। Therefore, study of inheritance of characters in human being is very difficult. इसलिए करेक्टर्स का कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है उसकी स्टडी थोड़ी बहुत आपकी डिफिकल्ट है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। However, there are certain methods, कुछ methods हैं to study the nature of human inheritance, कि किस तरह से humans में characters transfer हो रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जिसमें से पेडिग्री एनालिसिस इज वन ऑफ देम। पेडिग्री एनालिसिस मतलब फैमिली, जो ट्री है, फैमिली है, उसमें कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके। तो हियर व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, देख लेते हैं। It is the analysis of a person for a particular trait taking into consideration, जो trait को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, किसी डिजीज से रिलेटेड कर रहे हैं या कलर से रिलेटेड कर रहे हैं, हेयर से रिलेटेड कर रहे हैं, तो जो भी करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो उस करेक्टर को लेके इट्स अक्रेंस इन द फैमिली ट्री, उसकी पूरी फैमिली ट्री में उस करेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं एंड अवेलेबल एंसेस्ट्री, और उसकी दूर दूर तक अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस फैमिली, उस पर्सन की फैमिली से रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट होता है उस पर्टिकुलर ट्रेट को लेके। तो ये आपका पेडिग्री एनालिसिस है। अगेन रीड दिस लाइन। पेडिग्री एनालिसिस की जो डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन में ही है। इट इज द एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस आपकी क्या है, एक तरह की एनालिसिस है ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन की। जैसे मेरी बात कर रहे हैं, मेरे अंदर एक करेक्टर को स्टडी करना है कि हाँ वो जो करेक्टर मेरे अंदर आया है, सपोज आई के कलर की बात कर रहे हैं, तो मदर साइड से आया, फादर साइड से आया, क्या पहले वाले जनरेशन में मदर और फादर में नहीं था लेकिन उनकी एंसेस्टर्स में है। तो बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है। तो इट इज द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, किसी पर्टिकुलर ट्रेट, आई के कलर की बात हो रही है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, जो भी हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी अकरेंस को किस में देखा जाएगा, मेरी फैमिली ट्री में देखा जाएगा, मेरी फैमिली के एंसेस्टर्स में देखा जाएगा, सब में जितने भी एंसेस्ट्री अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। द पर्सन और इंडिविजुअल फॉर होम द एनालिसिस इज मेड, जैसे मेरे लिए स्टडी की जा रही है उस पर्टिकुलर ट्रेट को लेके, आई के कलर को लेके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोस्टस। For pedigree analysis, the whole available record of the family history of प्रोपोसिटस इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे अंदर कोई भी करेक्टर को लेके स्टडी करनी है कि वो मुझ में किस से पास ऑन हुआ है, तो उसके लिए फैमिली हिस्ट्री होना जरूरी है। और इस पर्सन को जिसकी स्टडी हो रही है उस पर्टिकुलर करेक्टर को लेके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोसिटस। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, मेरे ऊपर स्टडी कर रहा हुआ, ट्राइज टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द करेक्टर बाय गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द फैमिली। अब भाई हिस्ट्री और करेक्टर की हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, फैमिली की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। द चार्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री,
एक पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। वो चार्ट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के पैटर्न को शो करता है, इज नोन एज पेडिग्री चार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री चार्ट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन पेडिग्री एनालिसिस की दी गई है, एंड ये जो लास्ट सेकेंड पॉइंट है, द चार्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर या ट्रेट इज नोन एज पेडिग्री चार्ट। एक चार्ट जिसमें पर्टिकुलर ट्रेट को पूरी फैमिली की हिस्ट्री में शो किया जा रहा है, किस तरह से वो पास ऑन हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर, उसको हम लोग पेडिग्री चार्ट बोलते हैं। पेडिग्री चार्ट इज ड्रॉन बाय यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड सिंबल। पेडिग्री चार्ट को हम लोग कुछ सिंबल्स को लेके ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी पूरी फोटो लगाई जाए, फिर पेरेंट्स की फोटो लगाई जाए, फिर ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो लगाई जाए, फिर चाचा ताऊ सबकी फोटो लगना, इसके लिए हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। एंड जो ये सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। मेल के लिए हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं, अंदर फिल्ड नहीं है। फीमेल के लिए हम लोग सर्कल यूज करते हैं। अगर अफेक्टेड मतलब उस पर्सन में वो पर्टिकुलर जो भी ट्रेट की बात कर रहे हैं उस पर्सन में है, मेल में है, तो ब्लैक कलर से देखिए पूरा फिल किया गया उस ब्लॉक को, तो मेल अफेक्टेड है। अगर सर्किल में पूरा कलर दिया गया तो वो फीमेल अफेक्टेड है। अभी अगर कोई दो पर्सन में शादी हो गई है, कपल है, तो ये मेल और सर्कल फीमेल, और इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। अगर ऑफस्प्रिंग बतानी है, नेक्स्ट जनरेशन बतानी है, तो कपल को इस तरह से दिखाएंगे, दोनों में मेटिंग दिखा देंगे, एक बीच में लाइन ड्रॉ है सर्कल एंड स्क्वायर के बीच में, और फिर आपका वर्टिकल सेक्शन में नीचे की तरफ आपके इनके जो ऑफस्प्रिंग है नेक्स्ट जनरेशन उनको शो किया गया है। तो इस जो भी ये कपल है इसके आपके एक सन है और एक डॉटर है, क्योंकि स्क्वायर इज शोइंग द मेल तो सन होगा, और सर्कल आपका फीमेल को शो कर रही है तो डॉटर है। अगर ट्विंस हैं, ट्विंस डाइजाइगोटिक हैं, डाइजाइगोटिक मतलब दो अलग अलग ओवम, दो अलग अलग स्पर्म से फ्यूज हैं, तो ये दोनों सेपरेट बनेंगे। और अगर मोनोजाइगोटिक एक ही जाइगोट था, क्लीवेज के टाइम पे वो दोनों अलग हो चुके हैं। ये आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था। एक ही जाइगोट है, क्लीवेज पूरा हो गया, वो दोनों दो जो सेल्स थी वो अलग अलग पूरे पूरे जाइगोट की तरह काम कर रही हैं, तो एक ही जाइगोट से बने हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक लाइन खिंची हुई होगी, ऊपर से तो है ही, ऊपर से तो इस तरह से लाइन है, इन दोनों के बीच में तो गर्ल गर्ल होंगी या बॉय बॉय होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस तरह से शो करते हैं, अंदर नंबर डाल देते हैं। हेट्रोजाइगोट्स फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, ये आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। हेट्रोजाइगोट है, दैट मीन्स दोनों ही आपके जो क्रोमोसोम है, कैरियर वाला भी एक नॉर्मल वाला भी, वो भी प्रेजेंट है। तो आपको सिर्फ सिंबल याद रखना है। ये एज सच आपका चार्ट से इससे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सिंबल्स को यूज करके पूछे जाते हैं। मैं रेस कर देती हूँ। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस वाले सिंबल्स को, कपल वाले सिंबल्स को यूज किया जाता है जो भी आपके चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल से रिलेटेड पूछा जाता है। फिर कैरियर है, तो कैरियर में सर्कल के अंदर डॉट इस तरह से है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है तो इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। सर्कल शोइंग द मेल एंड नहीं, स्क्वायर इज शोइंग द मेल एंड सर्कल इज शोइंग द फीमेल। तो जो भी आपका स्क्वायर है तो फीमेल, स्क्वायर है तो मेल डिजीज है, सर्कल है तो फीमेल डिजीज है। स्पॉन्टेनियस एकदम से अबॉर्शन होना, बच्चा हुआ था लेकिन अबॉर्ट हो गया, तो इस तरह का सिंगल है। कॉन्सैंगियस मैरिज में क्या होता है, मैरिज इन बिटवीन द क्लोज फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली मेंबर्स के बीच में ही, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ही आपकी यहाँ पे शादी हो रही है, तो उसको कॉन्सैंगियस मैरिज बोलते हैं। और जो लास्ट वाला बर्फी जैसा सिंबल है, डायमंड जैसा है, इसमें सेक्स नहीं पता है इंडिविजुअल का। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको यूज करके आपका पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है। तो इस चैप्टर जब जैसे ये फिनिश होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमंस। क्योंकि हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे। मेंडल के जो लॉ को फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो उसका नाम क्या दे दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स व्हिच अकर्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो डिसऑर्डर है उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा गया है। हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। ऑटोसोम मतलब कि जो टोटल आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से आपके 1 से लेके 22 तक आपके जो पेयर्स है ये ऑटोसोम होते हैं। 23rd वन इज द सेक्स क्रोमोसोम। तो इन 1 से लेके 22 क्रोमोसोम पेयर तक जो भी आपका इन क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो हम लोग ऑटोसोमल डिसऑर्डर में स्टडी करेंगे। उनके ऊपर जो जीन्स है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारे के सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में आएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ऑटोसोमल डिसऑर्डर को ही स्टडी करेंगे। देन we'll study some sex chromosome linked disorder
जो जीन्स आपके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं और मेनली वो आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं एंड 2 कॉपी एक्स की फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, 1 कॉपी एक्स क्रोमोसोम की मेल्स में होती है, अनदर वन इज वाई क्रोमोसोम। वाई के ऊपर ज्यादातर अभी जीन या तो पाए नहीं गए हैं या फिर होते नहीं है, सिर्फ आपका सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करने वाले टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर जिसको बोल रहे थे, ये भी हम लोग ने स्टडी किया था। तो मेनली जो हम लोग स्टडी करेंगे एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे एंड एक्स क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। लास्ट में हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि ऊपर भी तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर थे, ऊपर भी तो सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर थे। तो इस क्रोमोसोमल लिंक डिसऑर्डर में हम क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से कुछ आपके डिसऑर्डर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। टर्नर सिंड्रोम, स्ट्रॉन्ग सिंड्रोम्स एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में स्टडी करेंगे। बाकी जो ऊपर के 2 आपके डिसऑर्डर्स हैं इसमें पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर किसी एक जीन में के डिफेक्ट की बात हो रही है, लेकिन लास्ट वाले में पूरे क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम से रिलेटेड इन द सेंस पूरा क्रोमोसोम है, ना कि पर्टिकुलर जीन की बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम ऑटोसोमल डिसऑर्डर से। जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 5 ले रखे हैं। सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, एल्कैप्टोनुरिया, एल्बिनिज्म एंड थैलेसीमिया। तो स्टार्टिंग विद द सिकल सेल एनीमिया, सिकल शेप, हसिया की तरह शेप जो होना, सिकल सिकल मतलब होता है हसिया, इस तरह से। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, जो आरबीसी का शेप होता है, जो आरबीसी आपकी बाई कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमने इसको पढ़ा था, पेड़े की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे पेड़ा होता है एक साइड से धंसा हुआ होता है, ऐसे पेड़े को आप दोनों साइड से प्रेस कर दो, पेड़ा सबने खाया है, तो वो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है बाई कॉन्केव डिस्क लाइक। लेकिन इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप की हो जाती है और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी डिफेक्टिव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस, HbS, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो ये जो सिकल सेल की शेप्ड की आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन जो डिफेक्टिव है, इसकी कैरिंग पावर, ऑक्सीजन कैरिंग पावर कम होती है और इस शेप की जो आरबीसी है वो इजिली कैपिलरी में आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाती है और जल्दी जल्दी एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है और वहां पे डिजेनरेशन इसका स्टार्ट हो जाता है, आरबीसी का डेथ हो जाती है। So let's read the content. In this case, the person has abnormal S hemoglobin. S hemoglobin क्यों बोला, सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, तो उसको नाम हमने क्या दे दिया, एस हीमोग्लोबिन। एंड आरबीसीज किस शेप की हैं, आरबीसीज आर ऑफ सिकल शेप, सिकल शेप की हैं। बट इन केस ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल एचबी हम लोग उसको लिख रहे हैं। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉर्मल में क्या होता है, जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन में, एट 6 पोजीशन कंटेन ग्लूटामिक एसिड, बट इन एस हीमोग्लोबिन दिस ग्लूटामिक एसिड एट 6 पोजीशन इन बीटा चेन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब आपको ये कुछ ऊपर से गया होगा, तो पहले हम लोग हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये आपकी आरबीसी होती है, नॉर्मल केस क्या बता रहे हैं, आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये आपका प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड। अब आपको थोड़ा सा 11th क्लास के कंटेंट पे जाना पड़ेगा, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टडी किया था। लीनियर चेन होता है, फिर बीटा आता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो पूरा प्रोटीन है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना हुआ है। जैसे कि आपको कोई नेकलेस बनाना है, उसमें आपने 4 तरह से चेन्स को यूज किया है और तब जाके उसकी डिजाइन बनी है। तो सिमिलरली हीमोग्लोबिन भी 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना हुआ है, जिसमें से 2 एक जैसी होती हैं और 2 एक जैसी होती हैं, तो उनका नाम भी रखना पड़ेगा। तो बोला 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड, और ये किससे जुड़ी होंगी, आयरन के प्रोटीन से। तो आयरन सेंटर पे होता है, यहीं पे ही ऑक्सीजन बाइंड करता है और इससे चारों तरफ से क्या होती है, चेन्स इस तरह से अटैच्ड होती हैं। एक एक चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं, क्योंकि अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, तो चेन बनी होंगी तो एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा कि बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, इसलिए इस चेन को नाम क्या दे दिया, पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी 2 अल्फा मान लीजिए एंड 2 बीटा चेन। अब किसी में भी डिफेक्ट आएगा तो डिफेक्ट, अगर कोई भी चेन में डिफेक्ट आएगा, चाहे अल्फा में आए चाहे बीटा में आए, तो
किसी में भी अगर डिफेक्ट आ रहा है तो हीमोग्लोबिन पे तो इफेक्ट होगा ही होगा। तो नॉर्मल केस में जो बीटा चेन होती है, तो बीटा चेन में अमीनो एसिड इस तरह से लगे हुए होंगे। तो इसकी 6th पोजीशन 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आपका एक प्रोटीन अमीनो एसिड होता है, उसकी प्लेस पे आपका वेलिन प्रेजेंट होता है सिकल के शेप में। इस वजह से जो ये हीमोग्लोबिन है डिफेक्टिव हो जाता है। इस लाइन में यही लिखा हुआ है। अगेन रीड कर लेते हैं इसी लाइन को। नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 चेन थी, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो बीटा वाली में जो 6 पोजीशन पे जिसको होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन एस हीमोग्लोबिन के केस में वहां पे कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो पर्सन सफरिंग विद दिस डिसीज, जो जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है, अटैक ड्यू टू द एग्रीगेट ऑफ आरबीसी, आगे कैपिलरी में बढ़ ही नहीं पाती होंगी, घूमी हुई सी हैं, कर्व सी हैं, अगर कॉन्केव डिस्क लाइक होती तो इजीली पास हो जाती कैपिलरी में, तो वो कलेक्ट हो जाती हैं एंड देयर दीज आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड मोर रैपिडली, और ये जो आरबीसीज होती हैं जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं देन द नॉर्मल आरबीसी। एंड जब आपकी आरबीसी नहीं रहेगी तो खून की कमी होगी, आरबीसी में कमी आएगी, तो क्या होगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा पर्टिकुलर पर्सन में। तो ये डायग्राम यहाँ पे दे रखा गया है, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लाइन बाय लाइन आपकी दे रखा गया है। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था 6 पोजीशन पे, नॉर्मल वाला आपका राइट साइड दिया रखा है, तो ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे आपका यहाँ पे वेलिन आ जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल हीमोग्लोबिन इसको हम लोग बोल रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है। और नॉर्मल में क्या है आपका, नॉर्मल में HbA जीन बोल रहे हैं इसको HbS जीन बोल रहे हैं। नेक्स्ट डिजीज है फेनिलकीटोन्यूरिया। याद करिए, इसको हम लोगों ने प्लियोट्रोपिस में भी स्टडी किया था। प्लियोट्रोपिस में क्या था, जहां पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसमें स्टडी किया था, रिकॉल कर लीजिएगा, आप वीडियोस में है। तो इन केस ऑफ फेनिलकीटोन्यूरिया ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इस केस में क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म एरर है। तो जो इसका जीन है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया से रिलेटेड जो एक एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फेलिन एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए, तो लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। फेनिल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक जो जीन है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये इसका जीन आपका ऑटोसोम एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर लोकेटेड होता है, वो डिफेक्टिव हो जाता है। जब इसका जीन डिफेक्टिव है, देखिएगा कैसे, प्लियोट्रोपिस को भी हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं, जब इसको बनाने वाला जीन डिफेक्टिव है तो ये नहीं बनेगा। जब फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो फेनिल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और टायरोसिन भी नहीं बनेगा, तो दो चीजें इफेक्ट हुई, एक तो आपका फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन रहा है, दूसरा जब ये नहीं बनेगा तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा, तो एक जीन दो को कनेक्ट कर रहा है, और ये आपका डिसऑर्डर इस पर्टिकुलर जीन में हो रहा है। सो दिस डिसीज इज नोन एज फेनिलकीटोन्यूरिया, क्योंकि यहाँ पे ये फेनिल एलेनिन का एक्युमुलेशन इकट्ठा होता चला जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं बन रहा है, तो इसका नाम भी इस डिजीज का क्या हो गया, फेनिलकीटोन्यूरिया। बट इसकी वजह से होता क्या है उसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे। ड्यू टू दिस देयर इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ फेलिनिन बनता ही जाएगा, आगे वाला प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जितना यूज होगा प्रोटीन बनने में उतना ही तो होगा, बाकी का एक्स्ट्रा का क्या करना होगा, तो ये इकट्ठा होता चला जाएगा एंड गेट एक्युमुलेटेड इन द, कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में, जिससे नरिशमेंट एंड मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट डिजीज एल्कैप्टोनूरिया। सिमिलरली जैसे वहां पे फेनिल का एक्युमुलेशन हो रहा था, यहाँ पे होमोजेंटिसिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है, इससे जब यूरिन एयर के कांटेक्ट में आती है, जहाँ पे ये होमोजेंटिसिक एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, यूरिन में प्रेजेंट है, तो वो ब्लैक हो जाती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे आपका, इससे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जॉइंट्स में होती है, आई में ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं, ईयर्स में ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड। इतना ही याद रखना है आपको सिर्फ। फिर आपका एल्बिनिज्म है। एल्बिनिज्म में केस में क्या होता है, पूरी बॉडी आपकी व्हाइट हो जाती है, पर्सन की जो पिगमेंट होता है बॉडी कलर के लिए वो लॉस हो जाता है। तो इन दिस केस द पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट मेलेनिन। क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है मेलेनिन, क्योंकि वहां पे डिफिशियंसी हो जाती है एक एंजाइम की जिसका नाम है टायरोसाइनेज। तो टायरोसाइनेज ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेनिन के प्रोडक्शन में, विच हेल्प्स टू प्रोवाइड कलर टू द स्किन, देयरफॉर स्किन बिकम्स व्हाइट, इन जिससे पूरी बॉडी व्हाइट हो जाती है, दैट इज एल्बिनिज्म।
तो आपको सिर्फ यहाँ पे एल्बिनिज्म डिजीज का ऐसा एग्जाम्पल याद रखना है। मेन में आपको सिर्फ सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया ज्यादातर याद रखना है। एंड जो फेनिलकीटोनुरिया वाला एग्जाम्पल पढ़ा था वो आपका प्लियोट्रोपिस में ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है इट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी लास्ट में ईनिया वर्ड है, दैट मीन्स अगेन ब्लड से ही रिलेटेड, आरबीसी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही होगी। तो थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल डिफेक्ट कॉज्ड बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द जीन कोडिंग फॉर हीमोग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन फिर से आपके दो चेन तो है ही, अल्फा भी है बीटा भी है, दो है, तो इनमें भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगी तो थैलेसीमिया यहाँ पे डिजीज होगी। और पर्टिकुलर इनके भी जो जीन होते हैं, जीन मतलब डीएनए का वो पार्ट जिसके पास इंफॉर्मेशन है, तो जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, स्पेलिंग की तरह हमने बताया था ना सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाए तो इट रिजल्ट इन द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आपका डिफेक्टिव बनेगा। इन दिस सिचुएशन द एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन विच आर इनसॉल्युबल। अब आरबीसी के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन, तो ये डिफेक्टिव हो जाएगा। जब ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक्युमुलेट होगा आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा एंड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है। जैसे आरबीसी है, नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं, ये आपकी आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर बाहर लिखते हैं, ये आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर अभी हीमोग्लोबिन पूरे में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, पूरे में डिसॉल्व है, ठीक। लेकिन जब ये डिफेक्टिव होगा तो ये आपका अनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट की तरह कलेक्ट हो जाएगा एक जगह पे, अनसॉल्युबलाइज हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट की जगह एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा और पूरे में वाटरी जो साइटोप्लाज्म है वो तो प्रेजेंट होगा, लेकिन पूरे साइटोप्लाज्म में ये आपका प्रेजेंट नहीं होगा। एक जगह पे प्रेसिपिटेट की तरह हो गया है तो वो आपकी थैलेसीमिया की कंडीशन है। अगेन रीड दिस लाइन, इन दिस सिचुएशन एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन, एक सेकेंड हाईलाइट कर देते हैं, इन दिस सिचुएशन द एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन विच आर इनसॉल्युबल। अगर नॉर्मल होती तो ये सॉल्युबलाइज थी, पूरे साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, लेकिन ये तो जो एबनॉर्मल है, इनसॉल्युबल है, एक्युमुलेट हो जाएगा आरबीसी के अंदर एंड प्रेसिपिटेट की तरह आ जाएगा। ये देखिए एक्युमुलेट हो गया इतना पार्ट, प्रेसिपिटेट की तरह आ गया। अब कैसे बाइंड करेगा ऑक्सीजन, इट कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन। अब जिसकी वजह से आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी आरबीसी, सारा कंटेंट बाहर और इसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी आरबीसी की। कॉजिंग देयर लिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, इट रिजल्ट इन एनीमिया। अब आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा तो खून की कमी जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया होगा। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब कम आरबीसी होंगे तो कम ऑक्सीजन कैरी होगी विच में समटाइम्स प्रूव फैटल, कभी कभी ये आपका डेथ कॉजिंग भी होता है। Now thalassemia is of three types, अल्फा बीटा एंड डेल्टा। ये पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया, आईएससी बोर्ड में इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अल्फा से क्या पता चल रहा है, अल्फा चेन में डिसऑर्डर होगा, बीटा से बीटा चेन में होगा, डेल्टा से डेल्टा चेन में होगा, और ये कुछ ही हीमोग्लोबिन की चेन्स में डेल्टा वाली चेन प्रेजेंट होती है। नॉर्मली अल्फा एंड बीटा चेन ही होती है। तो लेट्स रीड द कॉन्टेंट। अल्फा थैलेसीमिया, द थैलेसीमिया इन्वॉल्व्स द जीन, कौन सा जीन है, HbA1। भाई जीन के भी नाम रखने पड़ेंगे ना, जैसे पॉलीपेप्टाइड के नाम थे ऐसे जीन के नाम रखे पड़ेंगे जो अल्फा चेन को कोड करते हैं। तो ये कौन कौन सी है, HbA1 अल्फा ए चेन को, अल्फा 2 चेन को किस पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। क्योंकि हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर को स्टडी कर रहे थे तो 1 से लेके 22 क्रोमोसोम पर जो भी जीन्स है उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो 16 वाला भी ऑटोसोमल है। तो 16 क्रोमोसोम पे ये HbA1 एंड A2 आपका लोकेटेड होता है जो अल्फा चेन 1 एंड 2 को कोड करता है। और अगर इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो डिजीज आपकी कौन सी होती है, अल्फा थैलेसीमिया। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बीटा, तो बीटा थैलेसीमिया, बीटा चेन का जो जीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं HbB जीन। ये किस पे लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो लाइक अल्फा थैलेसीमिया इट इज आल्सो इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और जब बीटा चेन में डिफेक्ट आ रहा है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोल दिया। लास्ट वन इज डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा में क्या होगा, इन एडल्ट्स about 3% ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड डेल्टा चेन। देखिए जो एडल्ट्स हैं वहां पे हीमोग्लोबिन ओनली 3%, जैसे टोटल 100 है तो 100% में लगभग 97% हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा चेन होती है, बट कुछ में आपकी अल्फा एंड डेल्टा चेन भी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो जब डेल्टा चेन के जीन में आपका डिफेक्ट आएगा डेल्टा चेन में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा
thalassemia. So this is all about today's lecture.